आज की सांस्कृतिक संध्या में आहार शिक्षा संस्कृति एवं समाज कल्याण समिति भोपाल द्वारा नाट्य प्रस्तुति चंद्रशेखर आजाद का मंचन होगा। नाटक का निर्देशन किया है वरिष्ठ रंगकर्मी शोभा चटर्जी ने। नाटक के लेखक हैं आलोक चटर्जी जी एवं श्याम सुंदर त्रिपाठी जी। ये नाटक अमर शहीद भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर प्रस्तुत है, जिसका निर्देशन किया है शोभा चटर्जी जी ने। मैं गुलाम हिंदुस्तान की तारीफ बोल रहा हूँ। मेरी तारीफ में न जाने गुलामी की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। पहले यमन, फिर तुर्की, पुर्तगीज, डच और फिर मुगल। मेरे बेटों ने न जाने कितनी बार गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की और एक के बाद एक ये सिलसिला चलता रहा। मुगलों के बाद आए फिरंगी यानी अंग्रेज। पूरी दुनिया में अपने साम्राज्य का सूरज ना अस्त होने वालों से मेरे क्रांतिकारी बेटों ने कई बार जमकर लोहा लिया। इनमें सबसे प्यारे थे मंगल पांडे, झांसी की रानी और तात्या टोपे। मुझे याद है पूरा मुल्क क्रांति के सपने देख रहा था। 1857 के गदर के बाद ये आग कुछ मध्यम हुई, पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक शख्स ऐसा आया जिसने बंदूक की गोली से क्रांति का सपना देखा। उसने अपने जैसे तमाम नौजवानों को इकट्ठा किया और मुझे आजाद कराने की ठानी। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के खावड़ा गांव में अपनी आंखें खोलने वाला ये शख्स था चंद्रशेखर आजाद। आज की कहानी आजाद के बहाने आजादी की कहानी और साथ ही कहानी है उन तमाम रणबांकुरों की जिन्होंने इस यज्ञ में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। विदा करो मां, जाते हैं हम विजय के तू फहराने आज। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज मंगल मेरे कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्ना है शहादत भी किसी के दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। रहबरे राहे मोहब्बत रह न जाना राह में, लज्जते शहरान वर्दी दूर ये मंजिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। मेरे वीर क्रांतिकारी साथियों, इन अंग्रेजों ने तो नाक में दम भर रखा है। जगह जगह छापे मारते हैं, दबिश डालते हैं। हम हमारे उन 10 साथियों के मारे जाने का बदला जरूर लेंगे। इन गोरे अंग्रेजों से हम इन गोरे अंग्रेजों को बता देंगे कि हिंदुस्तान के रणबांकुरे अभी इतने कमजोर नहीं हुए। वो 10 मारेंगे और नए 10,000 क्रांतिकारी पैदा होंगे। बस सब बहुत हो गया, हमसे ये सब देखा नहीं जाता। बोलो भाइयों, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इन फिरंगियों के अत्याचार अब हद पार कर रहे हैं। ये साले तो औरतों, बच्चों और बूढ़ों तक तो नहीं छोड़ते। अब हम इन्हीं की बंदूकों से इन्हीं का सीना जल्दी करेंगे। और साथियों, क्या हम ये लड़ाई अहिंसा के मार्ग पर चलकर तय नहीं कर सकते? अगर हम भी उन अंग्रेजों की तरह खून खराबा करेंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? हाँ, तू तो यही चाहता है ना कि हम उन अंग्रेजों के सामने घुटने टेकते। क्यों भाई, जलियांवाला बाग भूल गए क्या? हमारे इनकलाब के सैलाब में इस मुश्किल का जहर मत घोल। नहीं भाई नहीं, हमारे इनकलाब के सैलाब को अब कोई नहीं रोक सकता। बोलो भाइयों, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे मातरम, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आदित्य लेके रहेंगे, आदित्य लेके रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद। बंद करो ये बकवास। एक कप्तान, एक बात
तो नहीं होगी। बोलो भाइयों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। I said, बंद करो ये नारेबाजी। मैं तुमसे नारेबाजी बंद नहीं होगी। बोलो भाइयों, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुम्हारी भी माता है।
थे तो इस बदमाश ने कप्तान जरा संभल के बोल। कैदी, तुम चुप रहो। कप्तान साहब, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। सॉरी माय लॉर्ड। फिर क्या हुआ? माय लॉर्ड, ये बच्चा ने, इस जवान आदमी ने हमको पत्थर के टुकड़े से मारा। हे कप्तान झूठ मत बोल, पत्थर के टुकड़े से नहीं पूरी ईंट से कहो, ईंट से। क्या आपके पास कोई गवाह है? यस माय लॉर्ड, सिपाही राम सिंह। जी हुजूर। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हुजूर, उस समय वहीं था जब इस बदमाश ने पत्थर के टुकड़े से कप्तान साहब का सिर फोड़ दिया। कैदी, क्या ये गवाह ठीक कहता है? जी नहीं मजिस्ट्रेट साहब, मेरा इरादा इस कप्तान के सर में घाव करना ही नहीं बल्कि इसका सर पूरी तरह खोल देना था। तुमसे जितना पूछा जाए केवल उसी का उत्तर दो। हम तुमसे कुछ सवाल पूछते हैं। पूछिए। तुम्हारा नाम? आजाद। तुम्हारे बाप का नाम? स्वतंत्र। तुम्हारी माँ का नाम? क्रांति। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। तुम्हारी ये जुर्रत, मैं तुम्हें 15 कोड़े लगाने की सजा देता हूँ। सिपाही, ले जाओ इसे जेलर के पास। वाह मजिस्ट्रेट साहब वाह, लगता है अंग्रेजों की गुलामी करते करते आपने अपने ईमान और देशभक्ति भी बेच दिए। हम बड़ेंगे देश के लिए, हमेशा हम सहेंगे देश के लिए। अरे ये तो एक बच्चा है भाई। भाई खोला पहाड़ और निकली चुहिया। कप्तान साहब, क्या इसी बच्चे ने आपके सर पे पत्थर मारा? यस जेलर, ये बच्चा नहीं, बहुत बदमाश है। ए कप्तान, जवान कब्जे में है कि नहीं? बात है, बात मेरे मिट्टी के शेर। भाई आवाज तो कड़क और दिल। वाह क्या बात कही बेटे, लगता है मेंढी को भी जुकाम हो गया। चलो हो जाए दो हाथ। गुलामी कीचड़ो, सदों के साथ शेर कभी दोनों हाथ नहीं करते। क्या कहा? सिपाही, बांध दो उसके हाथ की टिकी में। जी हुजूर। सारी गर्मी तेरी अभी निकालता हूं मैं। नहीं, इस बदतमीज को मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। चमड़ी उधर गई, पीठ से खून रिसने लगे, लेकिन ऊतक नहीं किया। लड़के, हम तुमसे बहुत खुश हैं। बोलो, क्या इनाम मांगता है? मुझे विदेशियों का इनाम नहीं चाहिए। तुमको किसने अंदर आने दिया? सिपाहियों, भगाओ इन्हें यहाँ से। अब हम नहीं, तुम निकलोगे यहाँ से बाहर। समय की धारा में न जाने कितनी ही स्मृतियां, कुछ मीठी, कुछ कड़वी, कुछ खट्टी। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में अपना अलग ही स्थान पाया है। एक चट्टानी सीने वाले शख्स के पीछे एक बहुत ही मासूम, सरल इंसान रहता था।
ऐसा इंसान जिसने सूर्य की भांति अपने इर्द गिर्द सभी नक्षत्रों और ग्रहों को दैदीप्यमान कर दिया था। क्रांतिकारी आजाद बड़े मनोविनोदी भी थे तो वीर सेनापति भी। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक आर्मी में उनकी संगठन क्षमता और रण कौशल सर्वविदित था। चंद्रशेखर आजाद ये एक ऐसा नाम था जिससे समूची अंग्रेजी हुकूमत सशंकित रहती, डरती थी। आजाद की जिंदगी में से आज हम आपको कुछ प्रसंग बतलाते, दिखलाते, रचते हैं। तो चले, आज से लगभग अर्ध शताब्दी पहले की बात है। हिंदुस्तान स्वाधीनता के लिए मचल रहा था। गरीबों के स्याह खाने में मुफलिसी के चिराग जलते हैं और इन्हीं चिरागों की झिलमिलाहट में सैकड़ों इंकलाब बनते हैं। अरे वाह भाई, वाह, कितनी क्या बात है। अरे इसी बात पे मेरा सभी को चाय मिला। अरे भाई ये कलकत्ते में गर्मी बहुत है। हाँ भाई, उमस के मारे मेरा भी हाल बेहाल है। अरे लाहौर में क्रांतिकारियों का आत्मसमर्पण और अंग्रेजों द्वारा बताए गए स्थानों पर 10 क्रांतिकारी मारे गए। गद्दार बहुत देशभक्ति की बातें किया करते थे। और ये हमारे देश को आजादी दिलाएंगे। इन गद्दारों की तो सिर्फ एक सजा है, इन्हें सरेआम गोलियों से भून देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। अगर इसी तरह हमारे क्रांतिकारी अपनी मौत के डर से हमारे खुफिया राज इन गोरों को बताएंगे तो हमारी क्रांति का क्या होगा और हमारे उन सपनों का क्या होगा जो हमने आजादी के बाद के लिए देखा था। हाँ, चंद्रशेखर आजाद और हम जैसे हजारों क्रांतिकारियों ने एक देश का सपना देखा था, एक स्वतंत्र भारत का सपना जो शक्ति से संपन्न हो, समृद्ध हो, स्वराज से संचालित हो और सर्वगुण विकास की ओर सतत अग्रसर हो। चल छोड़, लेकिन एक बात ध्यान रहे, हम में से किसी के मन में भी कभी गद्दारी का भाव भी आया तो उसी समय हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। ला भाई सुखी, चाय ला। ये ले तू चाय पी। नहीं, मुझे ना तू एक गिलास जहर दे दे। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। अरे भाई तू चाय पी, बाकी फिर हम कुछ सोचते हैं। जानते हो तुम लोग, चटगांव शस्त्रागार कांड में क्रांतिकारियों ने क्रांति के विशाल विस्फोट से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का एक अनोखा मोर्चा उठाया था और 4 दिन तक चटगांव में भारतीय झंडा फहराकर अंग्रेजी हुकूमत के नाक के नीचे स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो इस विस्फोट ने यह जता दिया था कि भारतीय युवा संघर्ष की सारी हदों को पार कर सकता है। लेकिन अब हम अंग्रेजों से लड़ने के लिए निहत्थे और निशस्त्र हो गए हैं। अंग्रेजों की इस गोली का जवाब हम किस गोली से देंगे? हमारा सारा गोला बारूद तो वो अंग्रेज जब्त करके ले जा चुके हैं। तू इसकी चिंता मत कर। पता चला 150 से 200 अंग्रेजों का लश्कर लाहौर से अमृतसर आए, जिसमें इनके हथियार, बम और गोला बारूद से भरी पेटियां रही, जिन्हें हम लूटेंगे। और उसके बाद इन्हीं के बम से इन्हीं के मौत का सामान तैयार करेंगे। बस यही मौका है, इस बार हम उन्हें दिखा देंगे। किसी क्रांतिकारी का खून बहाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इस मिशन के लिए हमें कई और लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैं पश्चिम से कुछ लोगों को इकट्ठा करता हूं। पूर्व से तो मैं उत्तर से। हाँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। आप चाहें तो दक्षिण से कुछ लोगों को ला सकता हूँ। तो तेरा आज से ठीक 15 दिन बाद हम सब अपने अपने साथियों के साथ तय की गई जगह पर मिलेंगे। अमृतसर से जलसा गुजरेगा। जंगल में रात के सन्नाटे में हम धावा बोलेंगे। क्या तो हम सब 10 दिन बाद अपने अपने साथियों के साथ तय की गई जगह पर मिलेंगे और आगे की रणनीति हम वहीं तय करेंगे। और स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हमको हमारे इरादे पक्के रखने। और एक बात, उस काफिले में अंग्रेजों के परिवार के लोग भी होंगे। हम बच्चों और औरतों पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे दल का उसूल है। तो तेरा तो मिलाओ हाथ। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! वतन की आबरू का बाज देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतजार होगा। वतन की आबरू का बाज देखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतजार
वहीं दूसरी ओर छोटी उम्र के सरदार भगत सिंह उस वक्त तक पंजाब के क्रांतिकारियों के संपर्क में आ चुके थे। दरअसल हिंदुस्तान में हर एक प्रांत, हर एक शहर में नौजवानों के ऐसे छोटे समूह और संगठन अस्तित्व में आ चुके थे जो सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखते थे। महात्मा गांधी के प्रति पूरा सम्मान रखते हुए भी वे इस बात में विश्वास रखते थे कि आजादी का रास्ता अहिंसा से हासिल नहीं होने वाला। वे अंग्रेजों को उनकी करतूतों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते थे। वे अंग्रेजों के खजाने को लूटते, डकैतियां डालते और उन पैसों से हथियार और गोला बारूद खरीदते। वे यकीन रखते थे कि क्रांति का रास्ता बंदूक की गोली से होकर गुजरता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे कृत संकल्प थे, जीवन में किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार। भाई आजाद, आपका ओडिशा और टीकमगढ़ का दौरा कैसा रहा? ओडिशा के राजा साहब तो हमारा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने मुझसे कहा है कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत। मगर वहां की जनता में वो जुनून दिखाई नहीं देता जिससे वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर सके। अरे भाई, आज तो कमाल हो गया। बाहर एक बालक आया है, कहता है मुझे क्रांतिकारी बनना है और आपके दल में शामिल होना है, और साथ में ये भी कहता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा, जाना और समझा है। बताओ क्या करें? अरे भाई, करना क्या है? भगाओ उस बालक को यहाँ से। नहीं, इस तरह किसी को निराश करना अच्छी बात नहीं। वो भी हमारे किसी काम आ सकता है। अंदर भेजो उसे। लेकिन पंडित जी, अरे बच्चा हमारे किस काम आएगा? अरे बढ़ता हुआ जोश है, कुछ भी काम आ सकता है। क्यों भाई, आ गए? स्कूल से छुट्टी मिल गई। यहाँ क्यों आए हो? आपकी पार्टी ज्वाइन कर। क्या करोगे पार्टी ज्वाइन करके? इन फिरंगियों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अरे जाओ जाओ, घर जाओ। भाई अभी अभी जवान हुए, खून में उबाल आ रहा है। कभी 2-4 पत्थर अंग्रेजों पर फेंक दिए होंगे और सोचा अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा देगा। अरे कुछ नहीं आ रहा, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता होगा, तो सोचा यही कर लेते हैं। कभी 2-4 पत्थर अंग्रेजों पर मार लिए होंगे और सोचा कि आजादी ले आएंगे। बेटा, जिस दिन अंग्रेजों के हत्थे चढ़े ना, उस दिन बस की सिल्ली पर नंगा लेटाकर इतने चाबुक मारेंगे ना, सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। जाओ जाओ, घर जाओ। नहीं, मैं यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आप जैसे क्रांतिकारी जो जनता के प्रतिनिधि हैं, आपके साथ मैं भी चलकर अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर जनता जनार्दन को आने वाली क्रांति के लिए तैयार करूं। अच्छा, तुम करोगे? हाँ, मैं करूंगा। बता देंगे इन फिरंगियों को कि हिंदुस्तानियों की नृशंस हत्या स्वाधीनता के संकल्प को हमारे मार्ग से नहीं टिका सकती। शाबाश, सही कहा था शर्किन। इसने बहुत कुछ पढ़ा, समझा और जाना। व्यक्तियों की हत्या करना तो सरल, किंतु विचारों की हत्या नहीं की जा सकती। बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो गए, लेकिन विचार आज भी जीवित है। फ्रांसीसी शहीद बेला की अमर शब्द की बहरों को सुनाने के लिए जरूरी है। हमारे कौन से औचित्य के साक्षी। तो क्या तुम उस जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खा सकते हो? मैं इस कार के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूं। मैं भगत सिंह ये कसम खाता हूं, कभी भी अपने साथियों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अपने परिवार और मां से पहले भारत मां की सोचूंगा। सुबह सुबह कहाँ? अरे चाचा जी आ रहे हैं, सीधे पर आगे होंगे, उन्हें लेकर आता हूँ। अरे पर अरे आप लोग नहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अरे भगत,
बात कोई मेहमान आ रहा है, सभी अपने अपने मन की बात कहने को आतुर है। और मुझे तो गांव के वो हरे भरे खेत और उन नहरों की याद आ रही है। अरे भाई, मुझे तो वो गिल्ली डंडे याद आ रहे हैं। ओ यार मैंने तो वो लस्सी भी याद आंदी है। लस्सी दी याद आंदी है या किसी और दी? वो नहर और वो गली याद आती। अरे चाचा जी आ गए। अरे आइए चाचा जी। सुखदेव, चाचा जी के बैठने की व्यवस्था करो। लाओ जरा कुर्सी। हाँ आइए चाचा जी, बैठिए। बताइए चाचा जी, सफर कैसा रहा? सफर तो ठीक ही रहा बेटा। चाचा जी, गांव की हालत कैसी है? बेटा, अंग्रेजों के अत्याचार से कौन बच पाया? गांव की दुर्दशा कर रखी है, बेवजह लोगों को मारते हैं। अरे मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया। अरे चाची ने तुम्हें लड्डू भेजे हैं। अरे वाह! क्या बात है? खाओ भाई खाओ। अरे खाओ, बहुत मेहनत से। चाचा जी, चाची कैसी है? हाँ बताइए ना, चाची कैसी है? ठीक है। तुम सबको बहुत याद करती है। चाचा जी, गांव में क्रांति का आंदोलन कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है, सब अपने अपने स्तर पर अच्छा ही कर रहे हैं। और इस बार फसल कैसी हुई? इस बार फसल तो अच्छी हुई, परंतु आधी फसल ये अंग्रेजी सरकार लगान में ले जाती है और आधी बची कुची साहूकार ले जाते हैं। चाचा जी, हम लोग दिल्ली, लखनऊ, आगरा और कानपुर में बम के कारखाने लगाना चाहते हैं। हमारे पास जगह की समस्या है, अगर आप हमारी कुछ मदद कर दे तो। अरे नहीं, इन सभी जगह माल गोदाम वालों से मेरी अच्छी पहचान है। तुम ये मेरी चिट्ठी ले जाना, तुम्हारा वहाँ से कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाएगा। ठीक है चाचा। चाचा जी, इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है। चाचा जी, इसके लिए मेरा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। कैसे आए? थक गए होंगे, उनके आराम की व्यवस्था वगैरह करो। अरे नहीं पंडित जी, आज चाचा जी को कुछ काम है, वो फिर कभी रुकेंगे। चाचा जी, कुछ दिन और रुक जाते। अरे जरूर, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। अच्छा तुम लोग अपना अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अरे चाचा जी, जाते जाते अपने भगत की शादी तो करवा दीजिए। अरे इसकी शादी मैंने करा दी आजादी से। अरे अपनी बात के बहुत धनी थे। यदि एक बार अपनी जबान दे देते थे तो वादा पूरा करके ही दम लेते थे। ऐसा ही एक वाकया उनके साथ दिल्ली में हुआ था, जब उन्होंने चांदनी चौक के विनायक सेठ को एक दिन के अंदर ही भारी रकम का इंतजाम कर दिखाया था। तो ले चलते हैं आपको दिल्ली के चांदनी चौक के विनायक सेठ के यहाँ। चांदनी चौक की एक दुकान में रात के 9 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने लूट की। उसने दुकान से 14,000 रुपयों की नकद डकैती की। इससे पूछताछ करने पर दुकानदार ने बताया कि उसकी तलवार का नीचे थी। विनायक, भाई विनायक, अरे भाई कोई घर पर है या नहीं? अरे कौन है भाई? आ रहा हूँ। अरे भाई कैलाश, आओ आओ। इतने दिनों बाद हमारी याद कैसे आ गई? जरूर कोई काम आ गया होगा, वरना आपके तो दीदार ही मुश्किल है। अरे विनायक, तुम तो शर्मिंदा ही कर रहे हो। खैर, एक छोटा सा काम तो था। मेरे पास ये कुछ 4,000 रुपए पड़ी है, तुमने रख। मैं वक्त आने पर तुमसे मांग लूं। पर यार, इतनी बड़ी रकम तू मेरे पास क्यों रख रहा है? क्या तेरे पास पैसे कुछ ज्यादा आ गए हैं या फिर तू मेरा मजाक उड़ाने आया है? अरे विनायक, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो जानता ही है कि मैं ठहरा एक सरकारी नौकर। अगर इतने सारे पैसे मेरे पास रहेंगे तो चोरी चकारी का डर रहता है ना विनायक। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। ये रकम तू अभी रख ले, मैं वक्त आने पर तुझसे मांग लूंगा। पर अच्छा ठीक है, पर अगर ये रकम मुझसे खर्च हो गई तो मैं इसे तुझे बाद में लौटाऊंगा। ठीक है, वैसे भी अगले 6 महीने तक मुझे इनकी कुछ खास जरूरत तो नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। और सुनिए,
पंडित जी नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे। कहिए क्या सेवा करूं आपकी? नहीं विनायक, कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हमें तुमसे एक जरूरी काम है और हमें उम्मीद है कि तुम हमारी मदद जरूर करोगे। कहिए पंडित जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपकी किसी काम तो आऊं। मुझे कुछ काम से 4000 रुपयों की जरूरत है। क्या तुम मुझे पैसे दे सकते हो? देखो, ना हो तो साफ मना कर देना, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहूंगा। पंडित जी, मेरे पास तो इतने रुपए नहीं, परंतु हाँ, मेरे एक मित्र के कुछ रुपए मेरे पास रखे। अगर आप कहें तो वो रुपए मैं आपको दे सकता हूँ। नहीं विनायक, किसी और के पैसे हम कैसे ले सकते हैं? वो तुम पर भरोसा करके ही तुम्हें दे गया है। तुम चिंता मत करो, हम कहीं और से इंतजाम करते हैं। अरे ठहरिए पंडित जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जितना भरोसा मेरा मित्र मुझ पर करता है उससे कई ज्यादा यकीन मैं आप पर करता हूँ। आप बेहिचक ये 4000 रुपए अपने पास रखिए ना। वैसे भी 6 महीने तक कोई जरूरत ही नहीं। बस आप 6 महीने से पहले ये रुपए मुझे लौटा दीजिएगा ताकि मैं उसे वापस कर दूं। ठीक है विनायक, हम तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे। कैसी बात करते हैं पंडित जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हम चलते हैं। अच्छा पंडित जी, विनायक, विनायक, भाई विनायक। अरे कौन आ गया भाई? अरे भाई कैलाश, सुबह सुबह क्या फिर से पैसे रखने आए हो? विनायक, मैंने जो तुझे पैसे दिए थे ना, तो वो मुझे वापस लौटा दे। अचानक मुझे किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना तो जरूरत आ पड़ी है। ला जल्दी कर वापस लौटा दे। पर यार तूने तो कहा था तुझे अगले 6 महीने तक उन रुपयों की जरूरत ही नहीं, और तू कल ही तो मुझे वो रुपए देकर गया। अरे मैंने कहा था, पर क्या करूं, जरूरत ही ऐसी आ पड़ी है। देख भाई, लौटा दे जल्दी कर। यार कैलाश, वो रुपए मैंने मेरे दोस्त को उधार दे दिए और ये भी कह दिया है कि वो आराम से उन रुपयों को लौटाएगा। पर ये तूने क्या किया विनायक? अब मैं इस वक्त जाकर कहां से वो रुपए मांगू? एक काम कर, तू जाकर उनसे वो पैसे मांग ले। हो सकता है उन्होंने खर्च ना किए हो। देख भाई, मेरे लिए इतना सा काम करते बस। अगली बार से मैं पैसे देने के पहले कई बार सोचूंगा। यार तू मुझे 2 दिन का वक्त दे सकता है क्या? मैं कोशिश करता हूँ उन रुपयों को वापस मांगने की। ठीक है, तू 2 दिन का वक्त ले, पर मैं परसों आऊंगा और पैसों का इंतजाम रखना। ठीक है, चलता हूँ। पंडित जी नमस्कार। अरे विनायक, आओ आओ, कोई जरूरी काम आ गया होगा। पंडित जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे कैसे कहूँ। आप मुझे वो रकम वापस कर दीजिए। विनायक, ये तो कहा था तुम्हारे दोस्त को अगले 6 महीने तक उसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ पंडित जी, परंतु मेरा मित्र आज ही मेरे घर आया और वो मुझसे अपनी रकम वापस मांग रहा था। अब आप ही बतलाइए, इतनी बड़ी रकम मैं उसे कैसे वापस करूं? मेरी मदद कीजिए पंडित जी। विनायक, तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दी। ठीक है, हम तुम्हारी रकम तुम्हें कल वापस कर देंगे। तुम कल तक का समय तो दे सकते हो। पंडित जी मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी। अरे घबराओ मत विनायक, हम तुम्हारी रकम तुम्हें कल वापस कर देंगे, क्योंकि आजाद जिसे वचन देता है उसे समझो पूरा करके ही दम लेता है। मैं चलता हूँ। इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं एक दिन में कैसे करूं? करना तो पड़ेगा ही। मैंने उसे वचन जो दिया। एक रास्ता है, सुना है चांदनी चौक का एक व्यापारी अंग्रेजों का मुखबिर, वो गरीबों से बहुत पैसे लूटता है। क्यों ना मैं उसकी दुकान में लूट करूं, और गरीबों से लूटा हुआ धन मैं लूटूं। उसमें से 4000 मैं विनायक को दे दूंगा और बाकी चुपचाप गरीबों में बंटवा दूंगा। ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा,
मूछें थी। उसके हाथ में एक पिस्तौल भी थी जिसे दिखाकर उसने लूट की। आया अरे पंडित जी, आप? ये लो तुम्हारे पैसे, हम चलते हैं। अरे ठहरिए पंडित जी, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आपने एक दिन में कैसे कर लिया? एक बात तो बतलाइए, आज के अखबार में ये जो लूट की खबर छपी है, कहीं वो आप ही तो नहीं? अरे कौन है इतनी रात को? मैं हूँ भगत। भगत, रुको रुको। भगत, तुम यहाँ? मेरे पीछे अंग्रेजी पुलिस लगी है, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया। आप मुझे कैसे भी करके कलकत्ता स्टेशन तक पहुँचा दीजिए बस। कलकत्ता? पर भगत, तुम्हारे भैया तो घर पर नहीं है। चलो। भगत, तुम यहाँ रुक जाओ। हाँ हाँ, आती हूँ। अरे कहाँ ना आ रही हूँ? अरे कहाँ ना आ रही हूँ? हवलदार साहब, आप यहाँ कैसे? क्या यहाँ पर कोई भगत सिंह नाम का क्रांतिकारी आया है? नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आया। ठीक है, आज तो इतना करना। जी साहब। चलो। चलो भगत। रुको। जी साहब, कहाँ जा रही है और कौन है तेरे साथ? ये मेरे पति है साहब। पति है? जी साहब, बहुत बीमार है। अच्छा, बीमार है? जी साहब। ठीक है, जाओ। बाल बाल बचे वाला। चलो। आजाद मन के बड़े भोले थे। एक बार दोस्तों ने च्यवनप्राश खिलाकर उन्हें बुद्धू बनाया था। संगठन की क्षमता बढ़ाने के लिए उनकी पार्टी ने काकोरी के पास अंग्रेजों का खजाना लूटने की योजना बनाई, जो इतिहास में काकोरी कांड से प्रसिद्ध है। सशस्त्र क्रांतिकारियों ने ये कारनामा कर दिखाया था। अरे जेही दिन होवे है सूरजवा, जेही दिन होवे है सूरजवा, आने के पतवार के कलिया खूब कचल के खावे। अरे जेही दिन होवे है सूरजवा, जेही दिन होवे है सूरजवा। अरे भाई, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारे पास ये डब्बी रहती है, इसमें चटनी अचार जैसा कुछ है, क्या है ये? ये कोई ऐसी चीज इसके बारे में सबको नहीं पता। अरे भाई, वो तो मैं भी जानता हूँ, पर इसका नाम तो बताओ। पंडित जी, पूछो तो जाने, बस इतना बता देते हैं, इसे खाने वाला महाबली हो जाता है। अच्छा, यानी कि मुझसा। पर यार, मैंने तो कभी ये चीज नहीं खाई। अरे तुम्हें खाने की फुर्सत मिले तब ना, दिन रात बस अपने में ही उलझे रहते। हाँ, अब मुझे ही देख लो, पहले मैं कितना सिंकिया पहलवान थी और कमजोरी भी बहुत थी, लेकिन पिछले 2 महीने से जब से खाना शुरू किया तब से भैया के बदन में स्फूर्ति आ गई है। अरे भाई, मैं ठहरा सीधा साधा आदमी, ये पहेलियां
काकोरी के रास्ते लखनऊ को जाने वाली है, अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रही है। धन्यवाद। और भैया किधर जा रहे हो? लखनऊ जा रहा है। तुम किधर जाते हो? बस भैया इतना ही। आओगे? नहीं। हाँ। अरे आजकल लूट बहुत हो रही है रेलों में। अपना सामान संभाल के रखना। ये कह रहे भैया। काकोरी। अरे अरे भैया ये सब भीड़ कर रहे हो। ट्रेन लेट हो गई भैया। काकोरी कांड के बाद अधिकांशतः क्रांतिकारी या तो भूमिगत हो गए या गिरफ्तार कर लिए गए। भगत सिंह द्वारा असेंबली में बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने से आजाद के पास गिने चुने ही साथी रह गए थे। ऐसे में आजाद का अधिकतर समय फरारी के दिनों में गुजरा। वे भेष बदल बदल के यहाँ वहां घूमते। ऐसे ही वे एक बार साधु बनकर ओरछा में भी रहे। उन्हीं दिनों की बात है, वे नदी किनारे बसे एक गांव पहुंचे। अंग्रेजों ने तो नाक में दम कर रखा है। जगह जगह छापे मार रहे हैं, दबिश डाल रहे हैं। दिन यहाँ देहात में ही बिताना ठीक रहेगा। किसी को शक ना हो, इसलिए साधु का बाना धारण करता हूँ। हाँ, ये नदी किनारे धूनी रमाना ठीक रहेगा। अरे सुन री, ये वे तो फसल अच्छी नहीं भाई। लागत है इंद्र देवता हमसे रिसाए हैं। सही कह रहे कमला। ये बेर बारिश तो का पानी की छींटा तो नहीं पड़े। कुआं पोखर सब ऐसे रुक गए। अरे हमारे को तो लागत है भूखन मरण की नौबत आ गई। समझ नहीं आत का करें। अरे धरती पर पाप इतना बढ़ गया है कि ऊपर वाले का तो कोई नाम भी नहीं ले। अब ये सब ना हुई है तो क्या हुई है? वे साधु को बैठे कौन साधु? ये रामायण की चौपाई पढ़ रहे धूनी सोई रामायण। अरे हमार को तो लागत है कोई बहुत ही पहुंचे महात्मा है। आओ चल रे अपना दुखड़ा इन्हीं को सुना दे। चल चल महाराज की जय हो। राम राम महाराज। राम राम। आप लोग कौन हैं? जी गांव के यहाँ थे। ऐसे गुजर रहे थे तो आप पर नजर पड़ गई। आप तो अंदर जामी है महाराज। हम लोगों की बड़ी परेशानी है। हाँ महाराज आप तो अंदर जामी है। जानता हूँ, इस बार बरसात भी नहीं हुई है और फसल भी अच्छी नहीं हुई है। हाँ हाँ सही बात है महाराज। यही बात है ना? अरे महाराज आप तो सबों को जाने थे। ये सबको बुलाते हैं। महाराज कहीं जाइए ना। अब जाइए महाराज। महाराज
और फसल भी अच्छी होगी। आप लोग अपने अपने घर जाइए। अरे महाराज ने कही है तो ऐसे ही हुई है। महाराज की यहाँ गांव वालों का लगातार आना जाना लगा रहे, लगता है मुझे अपना स्थान बदलना पड़ेगा। महाराज ने तो सच में चमत्कार ही कर दियो। यही बात है तो महाराज को ढूंढो, महाराज कहाँ है? अरे इधर आओ, इधर आओ। देखो, महाराज अंतर्जामी थे। हम सबके लिए आए थे। ये वस्त्र भी हमारे लिए ही छोड़ गए। हम किसी को प्रणाम करिए। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। अरे कौन है भैया? मैं घर पर अकेली हूँ। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। अरे अपना नाम बताओ, नहीं तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। दरवाजा खोलिए। अच्छा रुको, दरवाजा खोलती हूँ। अरे अरे, तुम कौन हो भैया? और इतनी रात है यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। मैं एक क्रांतिकारी हूँ और अंग्रेजी पुलिस मेरे पीछे लगी है। नहीं नहीं, तुम यहाँ से जाओ। मैं घर पर अकेली हूँ। ऐसे भी अंग्रेजी सिपाही रात में गश्त लगाते हैं। कहीं तुम्हें देख लिया तो मुझे भी अंदर कर देंगे। तुम यहाँ से जाओ। आप एक रात मुझे अपने यहाँ रुक जाने दें। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे आप अपने बेटे जैसा ही समझे माँ। माँ, तुमने मुझे माँ कहा बेटा? मुझे तुम्हारी आंखों में चमक नजर आती है। अच्छा ठीक है, तुम आज रात यहाँ रुक जाओ। तुम यहाँ आराम से बैठो बेटा। और ये पानी डाल दो। बेटी कुसुम, जरा एक गिलास पानी तो लाना। माफ करना बेटा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं घर पर अकेली हूँ। नहीं बाप, आपने जो भी किया ठीक किया। आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद। हमारे संगठन के ज्यादातर लोग या तो भूमिगत हो गए कि अंग्रेजों के हाथों मारे जा चुके। केवल मैं ही हूं जो उनके हाथ नहीं आया, और आजाद उनके हाथ कभी आएगा भी नहीं। अरे बेटा, तुम क्या वही क्रांतिकारी हो जिन्होंने काकोरी के पास रेलगाड़ी से अंग्रेजों का खजाना लूट लिया था? हाँ भाव, आपने बिल्कुल सही पहचाना। जो धन अंग्रेजों ने गरीबों से लूटा था, हमने वही धन उनसे लूटा। तुम तो बहुत बड़े देशभक्त हो बेटा। तुम निश्चित होकर यहाँ रुको, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। एक बात कहूंगा, सुन की उम्र तो शादी लायक हो गई है। आपने उसके लायक कोई अच्छा सा लड़का देखा कि नहीं? मैं क्या बताऊं बेटा, मैंने रिश्ते की बात तो बहुत जगह चलाई, लेकिन लोग इतना दहेज मांगते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं बेचारी गरीब इतना घर कहाँ से लाऊंगी? आप मुझे उसका नाम बताइए जो आपसे दहेज मांगता है। दहेज
वो उसका नाम भी भूल जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, जोर जबरदस्ती से किया हुआ काम खराब होता है, और फिर क्या पता वो शादी के बाद मेरी बेटी को परेशान करे। इससे अच्छा तो मेरी बिलाटी जिंदगी भर मेरे पास रहे। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बहन की शादी होगी और बहुत धूमधाम से होगी। एक रास्ता है, अंग्रेजी सरकार ने मेरे ऊपर 10,000 रुपयों का इनाम रखा। आप मुझे उनके हवाले कर दें और उन पैसों से मेरी बहन की शादी कर दें। राम राम राम, इससे अच्छा तो मेरी लाडली जिंदगी भर तुम्हारी रहे। दरवाजा खोलो। अरे अब आप चिंता न करें माँ, मैं यहाँ कुआं में छिप जाता हूँ। हम ठीक है आप बेटा। इसके ऊपर से कोयला डाल दीजिए। हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे दरवाजा मत तोड़ देना, आ रही हूँ। कौन है आप? अंग्रेजी पुलिस है। इस इलाके में एक क्रांतिकारी पुलिस आया है। इसका नाम आजाद है। और यहाँ है। यहाँ तो कोई नहीं आया। बोले में क्या है? कोयला है साहब, कोयला। जी साहब, इसमें कौन कौन है? यहाँ मैं और मेरी बेटी कुसुम रहते हैं वो हम सरकार। देख लेंगे। अंदर एक लड़की है बस साहब। यहाँ पर कोई आए तो हमें इत्तला करना। जी सरकार, जरूर बता दूंगी। चलो। आपने मुझे बार बार बचा लिया माँ, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ये तो मेरा फर्ज था बेटा। अब तुम आराम से यहाँ सो जाओ। कुछ गए बेटा आजाद? अरे ये आजाद कहाँ गया? आजाद, बेटा आजाद, 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 कहाँ गया? आजाद, अरे ये क्या? बेटी कुसुम, मामा, सुना इसको? अरे ये देख तो, ये आजाद यहाँ कुछ कागज छोड़ गया है। माँ ये तो चिट्ठी है। क्या पर? सादर प्रणाम माँ। ये कुछ पैसे और चिट्ठी मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ। इन पैसों से मेरी बहन की शादी बहुत धूमधाम से कराना है। हो सका तो मैं भी आऊँगा। आपका आजाद। बेटी कुसुम, वो तो फरिश्ता निकला। समझ में नहीं आता आज कहाँ आ पहुंचा हूं। रावी किनारे भगवती बाबू का बम फटने से मारा जाना और भगत सिंह का खुद को गिरफ्तार करा देना। लगता है संगठन कमजोर पड़ रहा है। जब तक आजाद है क्रांति का हमारा आंदोलन चलता रहेगा।
पंडित जी। आजकल आप कुछ उदास और परेशान से रहते हैं, ज्यादा बात भी नहीं करते। हमसे कोई गलती हुई क्या? सोच रहा था जेल पर हमला करके भगत सिंह को छुड़ा लिया जाए। पर इसके लिए गोला बारूद, हथियार और आदमी कहाँ है हमारे पास? हाँ पंडित जी, काकोरे कांड के बाद पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। जानता हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आती। आजकल हम लोग आपस में जो भी तय करते हैं तो सबसे पहले फरंगी हुकूमत तक कैसे पहुंच जाता है? इसके कई कारण हो सकते हैं पंडित जी। कहीं नहीं, सिर्फ एक यशपाल। हम 6 लोगों में बात बाहर जाने का मतलब है हम ही में से कोई ये काम करता है। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है पंडित जी? आखिर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा? बात तो उसी को पता होगी, लेकिन ये तयशुदा बात है कि बात यहीं से बाहर जाती है। मुझे भरोसा नहीं होता पंडित जी। मैंने भी कहने से पहले 100 बार सोचा है यशपाल। तो बताएं पंडित जी, अब हमें क्या करना है? करना क्या है? सबसे पहले उस गद्दार का पता लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है विश्वास की, भरोसे की हत्या हो जाना। ऐसी स्थिति में संगठन को इस तरह चलाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, सब बेकार है। तो आपने क्या सोचा है पंडित जी? हाँ हाँ, हम भी जानना चाहते हैं। अगली बार बात बाहर जाने से पहले उस गद्दार को पकड़ना होगा। और कमांडर इन चीफ होने के नाते मैं उसे मौत की सजा का ऐलान करता हूं। यही एक सजा है जो उसे दी जा सकती है। क्यों यशपाल, ठीक कहा ना मैंने? हाँ पंडित जी, आपने ठीक तो कहा, पर आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? और एक बात, आज से हम हमारी पार्टी HSRA को भंग करते हैं। केंद्रीय समिति को भंग कर दिया जाए और सभी लोग अपने अपने प्रांत लौट जाओ। देश की आजादी के लिए जिसको जो करना है वही रहकर करें। अब से संगठन की जिम्मेदारी नहीं होगी, उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। पृथ्वी, बोलो मेरी माउथ रिवॉल्वर। मैं समझता हूं हमें सोवियत रूस की तरह एक व्यापक संगठन और सुनिश्चित ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तभी क्रांति का सफल होना तय है। यशपाल को छोड़कर बाकी लोग जाएं। क्या बात है पंडित जी, आपने मुझे अकेले में क्यों रोका? कोई बात है क्या? यशपाल मैं अकेला जरूर हुआ, लेकिन कमजोर नहीं। भाई, क्रांति को लेकर मेरे विचार भटके। मैं एकलव्य की तरह दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कि वह निश्चित भी कि क्रांति की अलग जगी रहेगी। हर प्रांत, हर गली, हर शहर में क्रांतिकारियों की एक पीढ़ी जन्म लेगी। क्रांति का ऐसा ज्वार उठेगा कि फरंगी हुकूमत तिनके की तरह बह जाएगी और हिंदुस्तान आजाद होगा। हिंदुस्तान जरूर आजाद होगा, लेकिन कब होगा बस ये देखना बाकी है। यशपाल, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। कल मुझे एल्बर्ट पार्क जाना है, किसी से मिलना है। तुम किसी से कहना मत। ठीक है पंडित जी। अल्फ्रेड पार्क, जहां आजाद को किसी से मिलना था, ये बात एकदम गुप्त थी। पर पता नहीं घर का वो कौन सा भेदिया था जिसने अंग्रेजों तक ये खबर पहुंचा दी। आजाद के क्रांतिकारी जीवन का अंत आ चुका था। सदा बंदूक से खेलने वाले आजाद की नियत मौत की शक्ल में इंतजार कर रही थी। अगले दिन अल्फ्रेड पार्क में
सिर्फ एक गोली। मुझे माफ करना, माफ। आजाद आजाद ही रहा है और आजाद ही मरेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप अपना वक्त निकाल के हमारा नाटक देखने आए और सारे कलाकार अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंत राठौर। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम राठौर। नमस्ते, मेरा नाम निहित राठौर। यश बलोदिया। नमस्ते, मेरा नाम सुरेश श्रीवास्तव। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा। नमस्ते, मेरा नाम है सिमरन बहल। नमस्कार, मेरा नाम है कोमल वर्मा। मेरा नाम है मीना सिंह सोलंकी। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल प्रजापति। नमस्कार, मेरा नाम है अमर पांडे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष खरे। जय हिंद, मेरा नाम ओम प्रकाश उपाध्याय। सौरभ लोधी, चंद्रशेखर आजाद। जय हिंद, मेरा नाम है विराट यादव। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक मोर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विनी वर्मा। नमस्कार, मेरा नाम फराज खान है। नमस्कार, मेरा नाम है कुशल वाधवानी। और इस पूरी परिकल्पना में जिनका निर्देशन रहा शोभा चटर्जी हमारे बीच में है, उनका एक जोरदार ताली। सभी कलाकारों की ओर से इस पुष्प में सभी कलाकार समाहित हैं, सभी का अभिनंदन करें। धन्यवाद। और अब मंच पर प्रस्तुत होने जा रहा है छिंदवाड़ा का पारंपरिक सैला गैली नृत्य। एक बार जोरदार ताली